Hello dear students, again Vinay is here to welcome you in the class of Physical Education and Sports Science। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों, आप सब लोगों को मालूम हो गया कि ऑलरेडी इससे पहले हमने 5 क्लास करी है इस यूनिट की, और ये इस यूनिट की लास्ट क्लास है। पहली क्लास में हमने ट्रेंड के बारे में बात करी थी, फिर हमने एम्स ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करी, देन वी मूव टू हमने जो नेशनल इंटरनेशनल प्रोग्राम्स हो सकते थे फिजिकल एजुकेशन के लिए उनके बारे में बात करी थी। जो रिसेंटली क्लास थी उसमें हमने सॉफ्ट स्किल्स टू चूज अ करियर एज ए फिजिकल एजुकेशन स्पेशलिस्ट और फिजिकल एजुकेशन में हमने बात करी थी। और ये लास्ट क्लास है, इसमें हम खेलो इंडिया प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे, जो कि गवर्नमेंट ने ग्रास रूट लेवल पे जो हमारा स्पोर्ट्स है उसके कल्चर को डेवलप करने के लिए किया है। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी हैं जिनके बारे में हम लोग लगातार बीच में बात करते रहेंगे। अगर मैं बात करूं तो 27 फरवरी 2019 में पीएम नरेंद्र मोदी ने एक पोर्टल लॉन्च किया था, राइट, एक एप्लीकेशन लॉन्च किया था जो किस पे, यूथ इंडियन पार्लियामेंट विज्ञान भवन न्यू दिल्ली टू प्रमोट द स्पोर्ट फिटनेस। अब ये क्या था, इसने काफी सपोर्ट किया किसको, जो स्पोर्ट्स को असेस करने के लिए, राइट। अब इसके थ्रू आप चाहे स्टेट में कहीं पे भी रहते हैं, वहाँ के जितने भी शेड्यूल्ड प्रोग्राम है उनके बारे में देख सकते हैं। आप ये पता लगा सकते हैं कि आपके एरिया में कौन कोच है, कौन से बेस्ट पॉइंट्स हैं जहाँ पे हम जाके बहुत अच्छे से स्पोर्ट्स के लिए डील कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इसके बारे में हम ये जानेंगे कि इसको कब शुरू किया गया, किसके अंडर में शुरू किया गया। तो 2017-18 में का जो टेन्योर था, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थे, उनके साथ स्पोर्ट्स मिनिस्टर विजय गोयल और राज्यवर्धन सिंह राठौर ने मिलकर इनका इनिशिएटिव लिया था इसको शुरू करने के लिए। दूसरा, मैंने और इसके बारे में बात की थी, जो मेन पॉइंट्स हैं हम उन पे बात करते चलेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ जो बात करनी है वो बात करनी है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ सीबीएसई 11th क्लास के लिए। ठीक है, हम लोग हायर क्लासेस के लिए बात नहीं कर रहे हैं, जिससे कि हम लोग डीप और डिटेल में पढ़ें। हमें सिर्फ प्रीफेस को जानने की कोशिश करनी है इसमें पूरे में। ठीक है, और इसके अलावा भी अगर आप बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मेरी और भी क्लासेस हैं, आप लोग टाइप करेंगे तो आपको क्लास मिल जाएगी, या फिर प्लेलिस्ट में जाके आप लोग क्लास निकाल सकते हैं। वहाँ आपको स्पोर्ट टूर्नामेंट भी, वेरियस काइंड्स ऑफ टूर्नामेंट एट वेरियस लेवल्स फॉर द इंटरनेशनल एज वेल एज फॉर द नेशनल लेवल, तो इन सारी चीज़ों की भी बारे में हम लोग बात करेंगे। फिलहाल जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपको जो खेलो इंडिया प्रोग्राम है आपका, राइट, वो फुल खेलो इंडिया प्रोग्राम जो है वो शुरू किस लिए किया गया, वो स्पोर्ट कल्चर को कहाँ पे, ग्रास रूट लेवल पे। ठीक है, आप जैसे कि लगभग सब लोगों को ये इतना मालूम होना चाहिए कि स्पोर्ट्स जो है वो ना तो इतना इजी है, ना ही उन सारे लोगों के लिए एक्सेसिबल है, क्योंकि बहुत सारे स्पोर्ट्स ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा इकोनॉमी से भी इफेक्टेड होते हैं, राइट, कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप नहीं खेल सकते, राइट। तो इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क डिज़ाइन किया गया है, जिससे कि इकोनॉमी की वजह से, स्पोर्ट कोचिंग की लैब की वजह से, स्कार्सिटी की वजह से ऐसा नहीं हो कि हमारा जो रॉ टैलेंट है और वो काफ़ी ब्रिलियंट टैलेंट जो है वो वेस्ट चला जाए। ठीक है, तो इसका इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया है, राइट। अब इसके बारे में और ज़्यादा क्या बात की गई है, हम 2-3 चीज़ों पे और बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। उसके बाद हम लोग जो इसके मेन प्रोग्राम है, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके, उसके बारे में बात करेंगे प्यारे बच्चों। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, लेट मी टॉक अबाउट दैट, कि बेसिकली इसमें कितने स्पोर्ट्स को शामिल किया गया है, ठीक है, किस कैटेगरीज में बच्चे इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, राइट। तो क्या है, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रायर स्पोर्ट डिसिप्लिन्स क्या क्या है इसमें। इसमें ये देखना है आपको कि एक तो 17 ईयर एज ग्रुप वाले, ठीक है, कितने डिसिप्लिन में, 16 डिसिप्लिन में इनवाइट किए जाते हैं। बाकी अगर कैटेगरीज की बात करूं तो 2 कैटेगरीज हैं जिनमें खेलो इंडिया जो प्रोग्राम है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है। एक तो अंडर 17, राइट, ये स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, और अंडर 21 फॉर द कॉलेज स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इतनी बात जो है आप याद रखेंगे, बहुत ही जो महत्वपूर्ण चीज, क्योंकि इस बार जो आपका एग्जामिनेशन पैटर्न है वो मल्टीपल चॉइस है। ठीक है, तो आपको जो क्वेश्चन फ्रेम्ड करने पड़ेंगे वो भी मल्टीपल एमसीक्यूज के हिसाब से करने पड़ेंगे, और आपको अपनी स्टडी की जो ट्रेंड है उसको शिफ्ट करना पड़ेगा टुवर्ड्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अगर आपने बेसिक्स नहीं पढ़े हुए हैं तो आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को
हैंडल नहीं कर सकते। ठीक है, बात ये हो गई कि किन कैटेगरीज में, 2 कैटेगरीज में किया जाता है, 16 डिसिप्लिन को अब तक इनकलकेट किया है, राइट। अब जो फाइनेंशियल असिस्टेंट की बात हम लोग कर रहे थे, तो फाइनेंशियल असिस्टेंट में असिस्टेंस में क्या करती है गवर्नमेंट, 5 लाख पर एनम 8 ईयर्स तक देती है। तो जो वर्डन ये था कि बिना पैसों की वजह से सर हम खेल नहीं पा रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट ने हमें सपोर्ट नहीं करा, मेरा इतना अच्छा टैलेंट था, मेरे पास पैसे नहीं, तो ये एक एक्सक्यूज खत्म करने की कोशिश की है। दूसरा ये कि फर्स्ट खेलो इंडिया प्रोग्राम जो है स्कूल गेम्स कब आयोजित किए गए थे, तो उनकी एक डेट यहाँ पे दी गई है कि हमें ये जरूरी है जानना, और ये होना भी चाहिए कि कब कोई चीज स्टार्ट हुई जिसको एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के थ्रू रूल किया जा रहा है अभी, राइट। और एक ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी नई चीज लाने का, राइट। तो उस ऑब्जेक्टिव को कब शुरू किया गया, कब किसने इनिशिएटिव लिया, इसके बारे में हमने बात करी थी। 31 जनवरी 8 से लेके 8 फरवरी 2018 में इसके जो फर्स्ट गेम न्यू दिल्ली में आयोजित किए गए थे। ठीक, अब बात करेंगे कौन कौन से स्पोर्ट्स को इसमें शामिल किया गया था। ठीक है, आर्चरी की बात करें हम लोग, तीरंदाजी को इसमें, एथलेटिक्स को, ठीक है, बैडमिंटन है आपका, बास्केटबॉल है, बॉक्सिंग, फुटबॉल, जिम्नास्टिक, हॉकी, जूडो, कबड्डी, खो खो, राइट, शूटिंग, स्विमिंग, वॉलीबॉल, वेट लिफ्टिंग एंड रेसलिंग। ये क्या है, मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट है इंटरनेशनल लेवल पर। और जब कोई भी कंट्री किसी भी प्रोग्राम को तैयार कर रहा होता है, खास तौर पे जब स्पोर्ट्स प्रोग्राम की बात करी जाए, तो उसकी नज़र कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल के जो प्रोग्राम्स होते हैं उन पर जरूर होती है, चाहे वो प्रोग्राम आप कहें तो ओलंपिक्स के हों, चाहे वो कॉमनवेल्थ के हों, और वैसे जो जैसे वर्ल्ड एथलेटिक्स हो गई, वर्ल्ड मीट्स हो गई, तो उनके लिए कहीं ना कहीं हम अपने स्टूडेंट्स को तैयार करते हैं। ठीक है, अब इसके ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे कि मेन ऑब्जेक्टिव्स जो है वो खेलो इंडिया प्रोग्राम के क्या हैं, क्योंकि इंडिया में और ऑलरेडी कई सारी बॉडीज हैं जो स्पोर्ट्स के लिए काम करती हैं। उनमें से सबसे जो एपिक बॉडी है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसको क्या जरूरत पड़ गई कि उनको खेलो इंडिया लॉन्च करना पड़ा, राइट। तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या, प्ले फील्ड डेवलपमेंट के लिए अभी तक आप देखते थे कि जो हमारे ग्राउंड्स होते थे उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से ना तो मरम्मत हो पा रही है टाइम पे, ठीक है, ग्रांट्स नहीं आ पा रही हैं या और कोई प्रॉब्लम है, तो इसको मतलब प्ले फील्ड की डेवलपमेंट के लिए और नए प्ले फील्ड्स, राइट। सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि हमारे पास एक जो जनरल लेवल है, राइट, जो ग्रास रूट लेवल है, वहाँ पे हमें अच्छे फील्ड्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे जिससे कि जो हमारा यंग टैलेंट है वो यूज टू हो जाए उसके लिए। ठीक, जैसे अगर बात की जाए इस सिंथेटिक कोर्ट की, राइट, सिंथेटिक कोर्ट्स हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं होते रूरल एरियाज में, और सिंथेटिक एथलेटिक्स के ट्रैक नहीं होते हमारे पास, तो वो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस को थोड़ी अडेप्ट करने में प्रॉब्लम होती है बच्चों को बाद में, राइट। देन कम्युनिटी कोचिंग डेवलपमेंट, रीजनल जो कम्युनिटी कोचिंग डेवलपमेंट्स के लिए, इसमें क्या है कि बहुत सारे कोचेज हैं जिनको ट्रेन किया गया और वो डिप्लॉय किए जाएंगे, राइट। तो इसके थ्रू क्या है कि जो भी बच्चे हैं, चाहे वो रूरल बैकग्राउंड से हैं, चाहे वो सिटी में रहते हैं, ठीक है, वो आसानी से जो है वो कोचिंग गेट कर सकते हैं। देन वी टॉक अबाउट द स्टेट लेवल खेलो इंडिया प्रोग्राम सेंटर्स। अब यहाँ पे जो वर्डन था, जो साई के ऊपर इतना बड़ा वर्डन था, उसको थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज किया गया है, राइट। एक स्टेट लेवल पे प्रोग्राम सेंटर्स खुल जाएंगे जहाँ पे सीधे सीधे वो बॉडीज रेगुलर लेवल पे स्पोर्ट्स के जो प्रोग्राम है उनको रेगुलेट कर पाएंगी, जिससे कि जो स्पोर्ट्स कम्युनिटी है उसको काफी फायदा होगा। एनुअल कंपटीशन के लिए ये जो बॉडी है वो रेस्पॉन्सिबल होगी, राइट। टैलेंट सर्च डेवलपमेंट के लिए इसमें मैं वही कह रहा था कि जो जनरल लेवल है, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल हो गया, स्टेट लेवल हो गया आपका, जोनल लेवल टूर्नामेंट हो गए, तो उन सब की देख रेख ये जो खेलो इंडिया प्रोग्राम है उसके अंडर सुपरविजन में होगी। यूटिलाइजेशन एंड क्रिएशन ऑफ अपग्रेडेशन ऑफ द स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो हम जैसे पहले हम ग्राउंड्स की बात कर रहे थे, दूसरा अगर यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो प्ले फील्ड का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपने एथलेटिक ट्रैक बना दिया, उसके अलावा भी जो ट्रैक के इवेंट के अलावा भी फील्ड इवेंट भी होते हैं, उसके अलावा वेरियस स्पोर्ट्स हैं, उन सारे के सारे जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनमें अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर होता है सबका। जैसे एक अगर आप वॉलीबॉल का ग्राउंड बनाना चाहते हैं तो उसकी हाइट क्लियरेंस कम से कम 7 मीटर तक आपकी होनी चाहिए,
इवन दैट इसी के लिए जैसे आप बैडमिंटन के लिए ग्राउंड बना रहे हैं तो इंडोर्स जरूरी है, क्योंकि अगर आउटडोर प्रोग्राम में आप अगर बैडमिंटन सिखा रहे हैं तो हो सकता है कि ये समझ लीजिए कि 10 या 15 दिन अगर लगातार एयर ब्लो करती है और उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, तो फिर वहाँ पे आप बच्चों को जो बैडमिंटन है वो नहीं सिखा सकते, या फिर टीटी आप जो है वो खुले में नहीं सिखा सकते। तो हमें क्या करना है कि इसने एक और इनिशिएटिव लिया है कि जो स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको प्रॉपर किया जाए, राइट। सपोर्ट नेशनल एंड रीजनल लेवल स्पोर्ट्स अकेडमी, जैसे बहुत सारी एकेडमीज हैं, उन्हीं एकेडमी से पुलेला गोपीचंद जी की एकेडमी की अगर बात करें तो शुरुआत में उन्होंने जो इंडिविजुअल उसको डिजाइन किया था, ऐसा नहीं था कि गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव दिया हो उन्हें, राइट, या फिर लोकल पीपल्स ने। तो क्या है कि कई सारी अच्छी एकेडमी होती हैं वो दम तोड़ देती हैं, इसकी वजह से इसको भी इसमें शामिल किया है। नेक्स्ट है फिजिकल फिटनेस ऑफ स्कूल चिल्ड्रंस। देखिए जहां तक फिजिकल फिटनेस ऑफ स्कूल चिल्ड्रंस की बात है तो इसका जो मैनिफेस्टेशन है वो आपको कुछ इस तरह दिख सकता है कि जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं, राइट, उनका डेटा अब सारे स्कूल्स को सीबीएसई की साइट पे अपलोड करना होता है। खास तौर पे अगर बीएमआई की बात करें, राइट, उसके अलावा जैसे फिटनेस आफर्ड टेस्ट लेते हैं हम लोग, या आफर्ड का मॉडिफाइड टेस्ट ले लेते हैं, जैसे भी स्कूल्स के पास अपनी फैसिलिटी होती है, जैसे भी ग्राउंड है, राइट, उसके हिसाब से चाहे हम स्पीड की बात करें, एजिलिटी की बात करें, एंडोरेंस की बात करें, बॉडी कंपोजिशन, कार्डियोवास्कुलर इंटरवेंशन, तो ये सारी की सारी चीजें जो है इसमें इंटरप्रेट की गई। स्पोर्ट्स फॉर वीमेंस, अब अभी तक ऐसा देखा जाता था कि इंडियन जो कम्युनिटी है उसमें मोस्टली वुमेन्स को इतनी ज़्यादा फ्रीडम नहीं थी, बट आज के टाइम में बहुत ज़्यादा उनको इनकरेज भी करा जा रहा है। डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्ट्स की स्कीम्स भी वुमेन्स के लिए हैं। पहले वुमेन्स कोच नहीं हुआ करती थी, अभी वुमेन्स कोच को भी डिप्लॉय किया जा रहा है, जिससे कि जो लड़कियां हैं उनको प्रोत्साहन मिले, वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, ठीक है, चाहे वो नेशनल, रीजनल या फिर इंटरनेशनल लेवल के टूर्नामेंट्स, राइट। The next thing is the promotion of sports among the people with disabilities. अभी आप देखेंगे कि पीपल विद स्पेशल नीड, CWSN का पूरा एक चैप्टर दिया हुआ है आपके में, उसको बाकायदा कैरिकुलम में शामिल किया है, एकेडमिक्स के कैरिकुलम में शामिल किया है, जिससे कि उसको बच्चे पढ़ेंगे भी, और फिर क्या है, उनको एक रिकॉग्निसेंस दी जाती है पूरा एकदम अलग से, कि जो जो डिफरेंशियली एबल्ड चाइल्ड है, जिनको कोई डिसेबिलिटीज है, उनको पर्टिकुलर कोच तैयार करते हैं पैरा ओलंपिक्स के लिए, ठीक है, या फिर स्पेशल ओलंपिक्स के लिए, राइट। अब इसमें पैरा ओलंपिक और स्पेशल ओलंपिक में इतना फर्क है, जो माइंड से रिलेटेड डिसेबिलिटीज होंगी वो स्पेशल ओलंपिक में जाएंगे, और पैरा ओलंपिक जो फिजिकली डिसेबिलिटीज है जिनको, ठीक है। स्पोर्ट्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स का अपना एक अलग ओहदा है, ठीक है। जैसे मैं बात करूं कि स्पोर्ट्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट ये कैसे है, ये कुछ इस तरह समझिए कि स्पोर्ट्स ही एक ऐसी एक प्लेटफॉर्म है जहां कास्ट, क्रीड, रिलीजन, कलर, इन सारी चीजों में कोई लेना देना नहीं होता, राइट। कभी कभी ये होता है कि किन्हीं दो क्लब्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है, राइट, और वो क्या है उनको, लेकिन फिर भी उनको मैच खेलना होता है आपस में। तो कहीं ना कहीं जब हम कन्वर्सेशन करते हैं एक दूसरे से, तो हमारे बीच की जो दूरियां हैं वो कम होती हैं, राइट। द प्रमोशन ऑफ रूरल एंड इंडिजीनियस ट्राइबल गेम्स, अभी ये स्पेशली गेम शुरू किए गए हैं जो रूरल एरियाज हैं उनके लिए, इंडिजिनस गेम, और ट्राइबल एरियाज के लिए, क्योंकि ये बहुत ही कम होता है, क्योंकि जब आप किसी भी गेम को ऑर्गेनाइज करा रहे हैं स्पेशली आपको कुछ ना कुछ पैसे तो चाहिए ही होते हैं, और फिर आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो हर एक किसी के पास इतना टाइम नहीं है, जो कि मतलब या तो नहीं है या तो लोग मतलब देना नहीं चाहते। उन रूरल एरियाज में या रूरल बैकग्राउंड्स में या विलेजेस की लोगों को खबर तभी आती है जब विलेजेस की जरूरत होती है, राइट। जैसे कोरोना आया तो गांव के लोगों ने सब्जियां और ये सारी चीजें गांव में पहुंचाना शुरू की, तो उस टाइम तक एक जो सिटी में रहने वाले लोग थे उनको याद रहता है कि रूरल बैकग्राउंड में भी कोई कुछ लोग रहते हैं, अदरवाइज उनको कोई केयर नहीं होती कि उनके पास कौन सी फैसिलिटी है, कौन सी फैसिलिटी नहीं है। So providing all these sports facilities for the indigenous level to the tribal areas and the rural background, Khel India program also having taken initiative to develop the sport culture at the वेरियस लेवल, ठीक है। और अब हम लोग ये आई होप दैट कि ये जितनी भी चीज़ें थी वो आपको क्लियर हो गई होंगी, स्पेशली ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड। तो आप ये बेसिकली याद रखिए कि ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चंस आपके लिए, मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
आप ऑब्जेक्टिव्स पे ज्यादा फोकस करें और ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। ये लास्ट यूनिट, ये फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक था। अब हम क्या करेंगे, हम अगली जो है वो थर्ड यूनिट से स्टार्ट करेंगे। सेकंड और बीच की यूनिट छोड़ेंगे हम लोग, क्योंकि हम वो यूनिट्स पहले करेंगे जो कॉन्सेप्चुअल यूनिट्स हैं। ठीक है, जो फैक्चुअल यूनिट है जैसे ओलंपिक मूवमेंट वाली यूनिट है, उसको हम लोग बाद में यूज करेंगे जब आपका एग्जामिनेशन होने वाला होगा उससे कुछ दिन पहले, जिससे कि वो आपको अच्छी तरह से याद रहे। राइट, जो कॉन्सेप्चुअल यूनिट्स हैं उनको हम लोग पहले करेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।